हेलो क्लास 11th में आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले बच्चा क्लास 11th आरडी शर्मा के अंदर एक्सरसाइज 3.1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है डिफाइन ए फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो आपको पता है कि रिलेशन को ही हमने फंक्शन पढ़ा है, बट कुछ स्पेशल केसेस में ही रिलेशन से एक फंक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। तो आप कहेंगे सर फंक्शन नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन होता है। जैसे मैं यहाँ पे पूरी बातें लिख रहा हूँ, आराम से समझेंगे। लेट A and B are two non-empty sets. Non-empty sets. ये दो क्या है? Non-empty sets है। Okay. Let a relation F. यहाँ पे रिलेशन को क्या नाम दे रहा हूं मैं? F दे रहा हूं। A relation F from A to B. From A to B. या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं क्या? A सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बोल सकता हूं क्या? हाँ सर, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, तो फंक्शन भी ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, इज कॉल्ड ए फंक्शन। ए फंक्शन। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, मैं बुक की डेफिनेशन ही लिख रहा हूं, इसमें कुछ वर्ड्स गिवन है। यहाँ पे इसको बोला जा सकता है और ए मैपिंग। आप मैपिंग भी बोल सकते हो, फंक्शन को मैपिंग बोल सकते हैं, और ए मैप, एक मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, फंक्शन का नाम है, मैप बोला जा सकता है, मैपिंग बोला जा सकता है। फ्रॉम ए टू बी इफ, अगर ऐसा है तो। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं बता रहा, एक फंक्शन अगर ए टू बी है, उस एक रिलेशन ए टू बी है तो उसको आप फंक्शन बोल सकते हो ए टू बी, अगर ऐसा है तो। क्या है पहली केस 1 क्या कह रहा है? फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, पहला सेट, दैट इज डोमेन। ठीक है ना, क्या है? डोमेन। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, मतलब सभी ए के लिए बी होना चाहिए, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए कोमा बी का होना चाहिए? एफ में होना चाहिए। और दूसरा केस क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि अगर ए कोमा बी एफ में है एंड ए कोमा सी बी एफ में है, इस बात का मतलब ये है कि ए की दो इमेजेस है, बी और सी। ये तभी हो सकता है जब बी किसके इक्वल हो? सी के। ये नहीं हो सकता कि 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 3 भी है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट, डोमेन के एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज बोला गया यहाँ पे। हाँ, एक दो की सेम हो सकती है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 1 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 2 है, ये पॉसिबल है। बट 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इस बात को समझना। यहाँ पे यूनिक वर्ड यूज में लिया गया है, डिफरेंट नहीं लिया गया है। ठीक है ना, ओके। क्या ये बात समझ में आई कि कब एक रिलेशन फंक्शन होगा? ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे कह रहा है इफ ए कोमा बी अगर फंक्शन में है, ओके, देन बी जो है वो क्या होगा? इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ। अंडर एफ ए की इमेज कहलाएगी बी, अगर ए कोमा बी फंक्शन में है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फंक्शन। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन एफ है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो डोमेन ऑफ एफ कहां से आएगी? सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन एफ, एंड द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ। कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर आपका पास ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए कोमा बी अगर फंक्शन में है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ओके, तो ए से बी ये ऐसे फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है यहाँ पे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए से आएंगे, तो ये डोमेन होगी फंक्शन की, और ये क्या होगी? कोडोमेन। अब यहाँ पे डोमेन को सेट ए क्यों बोला गया? क्योंकि सारे एलिमेंट्स कंसीडर होने चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कंसीडर होते हैं। और डोमेन हमने रिलेशन में यही पढ़ी थी कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें पहले एलिमेंट्स का जो सेट बनता था उसको हम क्या बोलते थे? डोमेन। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट्स सारे लिए जाएंगे, ए सेट के सभी एलिमेंट्स कंसीडर होने चाहिए, तभी आप उसको फंक्शन बोल पाएंगे।
तो इसलिए इसने सेट ए को डोमेन बोल दिया, और बी तो आपका क्या था, कोडोमेन था ही, पहले भी था और अब भी रहेगा। ठीक है, बी सेट के सारे एलिमेंट कंसीडर हो ये जरूरी नहीं है, बट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ेंगे अपन 1 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी तक हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स कंसीडर होने चाहिए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ए सेट के सभी एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेस पे होने चाहिए। आई थिंक आपको फंक्शन की डेफिनेशन सेट की फॉर्म में समझ में आ गई होगी कि सेट की फॉर्म में क्या होगी। अब देखो दूसरी बात, इसने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डिफाइन ए फंक्शन एज कोरेस्पोंडेंस बिटवीन टू सेट। दो सेट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बताइए डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। इसमें क्या लिखना है हमारे को, इसमें सिंपल सी बात ये लिखनी है, पहली बात तो ये कि वही सेम कि हम मान लेते हैं यहाँ पे ए एंड बी जो है आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए फंक्शन f, then a function f from set a to set b, देखो बात एक जैसी होगी बट कुछ डिफरेंस है, इज ए रूल, और ये रूल लिखा मैंने RULE, बुक में लिखी हुई डेफिनेशन टेंशन मतलब बस मेरा काम समझाने का है, वो कर रहा हूं मैं। और मेथड बोल सकता हूं, और आप इसको कोरेस्पोंडेंस बोल सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस का यहाँ पे मतलब ये निकल के आ रहा है कि क्या रिलेशन है, ठीक है ना, क्या रिलेशन है किसका, सर पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का, ठीक है ना। कोरेस्पोंडेंस विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स। रिलेशन देखो एलिमेंट्स के बीच की बात होगी, जब भी कोरेस्पोंडेंस की बात करें तो एलिमेंट्स के बीच की बात होगी। ओ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी सच दैट, इस तरीके से। तो वो दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। कौन सी दोनों बात, पहली बात क्या थी, पहला पॉइंट ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are associated with to a unique element। यूनिक का मतलब समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है, इन सेट बी। ओके, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात कोरेस्पोंडेंस क्या कहती है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। बात एक जैसी है, ठीक है ना। एन एलिमेंट की कोई एक एलिमेंट जो होगा, देखो ऑल एलिमेंट्स सारे एलिमेंट सेट ए की बात करेंगे बी के साथ। यहां पे कह रहा है एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस बात का मतलब क्या है कि साहब एक ही होना चाहिए, एक ही इन सेट बी। ओके, दोनों बातों का मतलब अलग है, यहाँ पे एक एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा है। अदर वर्ड्स में मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूं कि फंक्शन f फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी associates each element of set A to a unique element of set B। ये बोल सकता हूं कि साहब देखो सेट ए और सेट बी के बीच में अगर आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो एलिमेंट्स के बीच में क्या कोरेस्पोंडेंस होगा, क्या रिलेशन होगा कि यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। ओके, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए रिलेशन एंड ए फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है एक रिलेशन में और एक फंक्शन में। सोचने वाली बात है, हाँ सर सोचने वाली बात जरूर है। अब देखो तुम क्लास 11th में अगर कॉन्सेप्ट को रट के काम करोगे तब तो गलत बात है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात ये लिखते हैं, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, देखो रिलेशन क्या होता है,
रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है दो सेट के बीच का, एक रोज बी का। फंक्शन भी सबसेट होता है एक रोज बी का। बट ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके अंदर ए सेट के सारे एलिमेंट लिए जाते हैं और बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन होता है, कोरेस्पोंडेंस होता है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सारे एलिमेंट्स आ भी सकते हैं। भाई रिलेशन में ये हो सकता है, पॉसिबल है कि वन की इमेज वन हो और वन की इमेज टू हो, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में वन की इमेज वन है, टू की इमेज वन है, ये पॉसिबल है। बट ये वाला पॉसिबल नहीं है भाई साहब कि टू की इमेज थ्री हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आई थिंक तुम्हारे तक बात जो पहुंचानी थी वो पहुंच गई होगी। क्या बात समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे लिखते हैं, बट इन ए फंक्शन, किसी एक फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, नो टू एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स बोल सकता हूं, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो थोड़ी बात अच्छे से लिखेंगे हम। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये वाली बात मैन है यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड फंक्शन भी फ्रॉम एक्स टू वाई है। ठीक है, ये एक कॉमन मैंने लिया है कि एक्स और वाई यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, द डोमेन क्या होगी? द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर मे बी, देखो ध्यान से सुनना, माइट बी ए सबसेट ऑफ द सेट एक्स, में भी ऐसा हो सकता है। और बट ध्यान से सुनना, बट द डोमेन ऑफ फंक्शन, ये मैंने यहां पे देखना ध्यान से, फंक्शन एफ मस्ट बी इक्वल टू एक्स। क्या बोला मैंने? रिलेशन का जो डोमेन है, क्या है डोमेन, वो सेट एक्स के इक्वल हो सकता है या उसका सबसेट हो सकता है। बट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एक्स सेट के इक्वल होना चाहिए, पहले सेट के इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, अब एक और बात बता देता हूं। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना, दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जिसको समझ में आ गई उसके लिए तो बल्ले बल्ले। ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक और बात बता देता हूं। इन ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन की अगर आप बात करोगे, ध्यान से समझना भाई, इन ए रिलेशन वन एलिमेंट ऑफ एक्स माइट बी एसोसिएटेड, या कोरेस्पोंडेंस है ना, एसोसिएटेड विथ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ वाई। कहना ये चाह रहा हूं कि एक्स के एलिमेंट्स की ज्यादा एक इमेज हो सकती है और एक से ज्यादा हो सकती है। वाई जहां पे हम ये बोलेंगे इट मस्ट बी एसोसिएटेड with only one element of y in a function। किसी एक फंक्शन की अगर आप बात करोगे तो x का अगर कोई एक एलिमेंट है वो y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है। मेन बातें मैंने तुम्हें सारी बता दी हैं। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि यार कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, एक बार वीडियो को देखना और डेफिनेशन जो बुक के अंदर लिखी हुई उनको समझने की कोशिश करना वीडियो के साथ साथ, तो पक्की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। लेट एक आपके पास सेट है -2 -1 0 1 2 एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड है। जेड का मतलब क्या है? इंटीजर। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर -2x -3। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, जिसको हम एफ ऑफ ए बोलते हैं।
प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 और 5। प्री इमेजेस और इमेजेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो बच्चा आपके पास ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता, मान लो, एक बार ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि 1 की इमेज यहाँ पे बन रही है 2, 2 की इमेज बन रही है 3 और 3 की इमेज बन रही है 4। तो नाउ 1 की इमेज, इसकी इमेज क्या है? इमेज ऑफ 1, इसकी इमेज है बच्चा 2, क्या है? 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 की प्री इमेज क्या है? 1। 2 की प्री इमेज क्या है? 1। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? इमेज का मतलब और प्री इमेज का मतलब। तो प्री इमेजेस कहां से? देखो, अगर आपका फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता तो प्री इमेजेस कहां मिलेंगी? सेट ए में मिलेंगी। इमेजेस कहां मिलेंगी? सेट बी में मिलेंगी। ये बात समझनी है। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? चलो, अब हम यहाँ पे प्री इमेज और इमेजेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर सॉल्यूशन में सेट ए क्या गिवन है हमारे को? सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है -2, -1, 0, 1 और 2। फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड। ओके, ए सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस जेड में मिलनी चाहिए, ठीक है ना। एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर -2x-3। मुझे रेंज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, है ना। हाँ सर, एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हैं सर? एक तो ऑर्डर्ड पेयर में लिख दोगे फंक्शन को तो हम रेंज बता पा देंगे। रेंज क्या होती है? जो फंक्शन लिख रहे हो उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसमें सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो एफ ऑफ -2 क्या है? ये निकालोगे ना। हाँ सर। अरे, एक्स की वैल्यू कहां से लाएंगे? ए सेट से। एक्स कहां से बिलोंग करेगा? ए सेट से। और एफ ऑफ एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर में। ये वाली बात यहाँ पे मिसिंग है, मैंने तुम्हें समझा दी। ओके, वैसे ऑटो अंडरस्टूड होती है बट मैंने तुम्हें बता दी, जिसको नहीं पता वो समझ लो इस चीज को। तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? -2 का स्क्वायर 2 इंटू -2 -3, तो होगा -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया +4 -3, तो 8 -3, आंसर कितना आ गया? 5। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बना? -2, 5। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा? -1, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। इस f ऑफ x में x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 -3, दैट इज 3 -3 0। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है? -1, 0। ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3। तो ओवरऑल में इसको -3 बोल सकता हूं। तो यहां से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है? 0, -3। यस और नो भाई? ओके, फिर आप x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका बच्चा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3। तो आप इसको लिख पा रहे हैं 1 -2 -3, तो ये हो गया 1 -5, दैट इज -4। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया? 1, -4। ओके, लास्ट वैल्यू क्या है? 2 है, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 -3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 -4 -3, तो 4 -7, तो वैल्यू आ गई -3। आई कि नहीं आई? आई सर। तो यहाँ से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया? 2, -3। तो मैं यहाँ पे f फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ ऑर्डर्ड पेयर इसकी फॉर्म में? -2, 5 होगा, -1, 0 होगा, और 0, -3 होगा, और 1, -4 होगा, और लास्ट में क्या होगा? 2, -3। आई थिंक बात क्लियर है। मुझे कह रहा है रेंज बताइए, तो पहले पार्ट का आंसर लिख देते हैं। रेंज ऑफ f क्या होगा बताओ? सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, तो 5 होगा, होगा, -3 होगा, -4 होगा। क्या -3 को दोबारा लिखूं? नहीं लिखेंगे। इसको तुम थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो छोटे नंबर पहले, तो -4, फिर -3, फिर 0, फिर 5 लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करूं, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे एक चीज को नोटिस कर रहा हूँ। क्या नोटिस किया मैंने कहा जो डोमेन और कोडोमेन की बातें होती है, सेट ए और सेट जेड, ना जेड इंटीजर्स का सेट है। तो अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरा सेट ए और यहाँ पे सेट जेड, ठीक है ना। अब जेड में तो इंटीजर है बहुत सारे, बट हमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे नंबर ले लेता हूं मैं -2,
-1, 0, 1 और 2। -2 की इमेज क्या है सर? -2 की इमेज 5 है। ओके। -1 की इमेज क्या है? 0 है। 0 की इमेज क्या है? -3 है। 1 की इमेज क्या है? -4 है। और 2 की इमेज क्या है? -3 है। देखो एक एलिमेंट की दो सेम इमेजेस पॉसिबल है। इमेजेस पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेजेस पॉसिबल है। ओके, ये बात फंक्शन में पता है। ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि बताइए 6 की इमेज क्या है। तो मैंने कहा यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 है, तो 6 की इमेज तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही मेरे को। भाई 6 किससे आया? एक्स की क्या वैल्यू पुट की कि 6 आ जाए? एफ एक्स की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, -3 की इमेजेस क्या है? सो -3 की दो इमेजेस है। कौन कौन है? 0 एंड 1, 0 एंड 2 है। ओके। 5 की क्या इमेजेस है? -2 है। बट क्या हम डायग्राम से ही बताएंगे हर बार? मैंने कहा नहीं, हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो इमेजेस, प्री इमेजेस ढूंढने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आप सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? लेट करनी पड़ेगी हमारे को। लेट कर ली हमने, लेट प्री इमेज ऑफ 6 इज एक्स। तो इस बात का मतलब ये है कि सर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर -2x-3 है ना? हाँ सर, बात तो सही है। तो एफ एक्स की वैल्यू 6 है। क्या है? 6। क्या है बच्चा? 6 है। ओके। अरे हाँ, ये वो तो बोलो मेरे को, एफ एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। हमें नहीं पता कि एक्स की जगह क्या रखना है, और उस एक्स की वैल्यू ही ढूंढनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही ढूंढनी है। एक्स ही क्यों लेट किया सर आपने? मैंने कहा देख, इसमें मुझे एक्स वैल्यू पुट करनी होती है तो मैं एक्स ढूंढूंगा। ओके। मैंने माना अगर वाई है तो मेरे को यहाँ पे एफ वाई निकालना पड़ता, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर -2y-3 लिखना पड़ता। ये एफ एक्स क्या देता है तुम्हारे को? इमेज, प्री इमेज, इमेज देता है। क्या देता है? इमेज। तो 6 एक इमेज है, हमें इसकी प्री इमेज ढूंढनी है। ओके। अब मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो 6 को उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर -2x-3 -6 किसके इक्वल? 0 के। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बस सोल्व करना है अपने को। तुम चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते थे, बट मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। मैंने कहा 9 के फैक्टर करने हैं तो 2 आए, तो 9 के तो ऐसे कोई फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -9 है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2। ओके। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9। देखो अगर समझना है तब तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब जिसको ये लग रहा है कि सर बहुत बड़ी बात समझा रहे हो, मैंने क्वेश्चन को आराम से समझा दिया तुम्हारे। 2x आता, 2a आता है ना नीचे, 2a, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या है? 1। ओके। तो यहाँ से आपके पास आ गया प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बचा 4 प्लस 36 डिवाइड में 2 है। आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 40 डिवाइड बाय 2। 40 को तुम लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बच्चा, अंडर रूट में 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइड में 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बचेगा, नीचे 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10। एक्स की जो वैल्यू आई है तो हम बोल सकते हैं दैट नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो? तो देयर एग्जिस्ट नो प्री इमेज ऑफ 6। 5 भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार तुम्हारे को, एम्प्टी सेट है ना 5। तो 6 की प्री इमेज को कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होता है कुछ नहीं है। ओके। क्या है बात समझ में? प्री इमेज कैसे ढूंढते हैं? ऐसे ही हम -3 लिखेंगे यहाँ पे, तो -3 इसके इक्वल और वैल्यू सोल्व करेंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो भाई, अभी इसको करना पड़ेगा क्या? ओके बच्चा, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्लाइड ले लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे प्री इमेज किसकी ढूंढनी है? -3 की। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट प्री इमेज ऑफ -3 इज x। तो एफ एक्स क्या गिवन है आपको? दैट इज एक्स स्क्वायर -2x-3। तो यहाँ पे आप लिखोगे -3 किसके इक्वल आएगा? एक्स स्क्वायर -2x-3। -3 उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर -2x -3 प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -2x ही बचेगा, तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा, दैट इज 0। आप बोल सकते हो x 0 है या फिर x -2 0 है।
तो यहाँ x की वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो मतलब सर x की दो वैल्यूज आ रही है, तो 2 के ऊपर इमेज -3 बन रही है, तो आप लिखेंगे सो प्री इमेजेस ऑफ -3 आर 0 एंड 2। आई थिंक बात क्लियर है भाई सबको, अब तो इजी लग रहा होगा। नाउ नेक्स्ट लेट कर लेते हैं। लेट प्री इमेज किसकी लेट करनी है भाई, बताओ मुझे कमेंट करके। प्री इमेज ऑफ किसकी, हमें प्री इमेज ढूंढनी है बच्चा 5 की। तो लेट प्री इमेज ऑफ 5 इज x। तो आपका एफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो आप लिखेंगे एफ एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और 5 उधर गया तो -5 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। 8 के फैक्टर करने मैंने 4 2 जा 8 कर लिया, माइनस था तो इसको माइनस दूंगा, नीचे इसको प्लस दूंगा। क्यों, क्योंकि b माइनस का लाना है तो बड़े वाले को माइनस साइन देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस का 8 था, 1 इंटू माइनस 8। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0 लिखेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे बच्चा तो x माइनस 4 आएगा, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 0। x माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 2 कॉमन ले लो 0। तो आप बोलोगे x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 2 0। तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू -2 आएगी। ओके, तो 4 पे भी इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है। -2 पे भी इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है। बट हमारे को तो सर 4 तो ए सेट में है ही नहीं ना, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए सेट है और -2 बिलोंग्स टू ए सेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्री इमेज ऑफ 5 इज -2। अरे सेट ए में है ही नहीं तो तुम कहां से इसको प्री इमेज लिख दोगे, आप सेट ए में होना भी तो चाहिए ना ये। हाँ, ये बात भी सही है सर आपकी। चलो, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई थिंक तुम्हारे तक सारी बातें पहुंच गई है, फिर भी तुम्हें लगे कि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझना इसको भी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखो ये फंक्शन जो है ना, ये आपको स्प्लिटेड फॉर्म में गिवन है। क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन एफ एक्स 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को मैं ऐसा लिख लेता हूं कि अगर मेरा x लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन कैसा है, तो मेरा फंक्शन बिहेव करेगा 3x माइनस 2 की तरह। अगर x की वैल्यू 0 होगी, जब x 0 डालोगे फंक्शन में तो एफ एक्स कैसा बिहेव करेगा, 1 की तरह बिहेव करेगा, या आउटपुट 1 ही देगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा, 4x प्लस 1 की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो मुझे कह रहा है कि बताइए इन सब की वैल्यूज क्या है। मतलब 1 पे मुझे इमेज पूछ रहा है, -1 पे इमेज पूछ रहा है, 0 पे इमेज पूछ रहा है, 2 पे इमेज पूछ रहा है। इस तरीके से चीजों को बार बार बोलोगे तभी बात पकड़ में आएगी। तो मैंने कहा f1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अरे मेरा जो x है ना अंदर वाली वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन बिहेव करेगा 4x प्लस 1 की तरह। तो f1 क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, f1 विल बी 4 इंटू 1 प्लस 1, इट इज 4 प्लस 1 5। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई थिंक बात क्लियर है सबको, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि f-1 की वैल्यू निकालो। तो मैंने कहा देखो भाई -1 जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो मेरा फंक्शन कैसा होगा इस कंडीशन में, अगर x की वैल्यू -1 है और -1 जो है वो लेस देन 0, तो फंक्शन इसकी तरह बिहेव करेगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। डाल दो वैल्यू भाई किसकी, f ऑफ -1 कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे 3 इंटू -1 माइनस 2, तो हो जाएगा -3 -2 -5। तो आपके f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, -5। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं यहीं पे एक बार। तो हमें कह रहा है बताइए भाई किसकी वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू। तो मैंने कहा f ऑफ 0 का मतलब x 0 है, और अगर x 0 है तो एफ एक्स कैसा होगा 1। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। मतलब इस फंक्शन में 0 डालते ही ये 1 देता है आंसर, ठीक है ना। ओके, नाउ लास्ट क्या है, f ऑफ 2। तो मैंने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा फंक्शन जो है वो बिहेव करेगा 4x प्लस 1 की तरह। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा मेरा, f ऑफ 2 हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 8 प्लस 1 9। तो मेरा f ऑफ 2
मतलब 2 अगर प्री इमेज है तो 9 उसकी इमेज है। इस तरीके से इमेज प्री इमेज को बार बार समझो, ठीक है ना। क्लियर है सबको? रियल नंबर था, कोई भी वैल्यू डाल सकते थे इसके अंदर, बट हमें इन 4 के लिए इसकी वैल्यू पूछी है। फंक्शन को डिफाइन नहीं करवा रहा कि इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिखो, नहीं लिखवा पाएगा क्योंकि इनफाइनाइट सेट बनेगा। ओके, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है। नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।